हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि राजस्थान बोर्ड का जो सेशन 2021-22 है उसमें 12वीं बोर्ड का सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो चुका है और हमारी जो आज की क्लास रहेगी वो बिल्कुल पूर्णतया आपके नए पाठ्यक्रम पर आधारित रहेगी। तो बच्चों, आज हम लोग आपकी 12वीं क्लास की फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो फिजिक्स का पेपर फर्स्ट है इसमें इस बार आपके नए सिलेबस के अनुसार टोटल 8 यानी 8 चैप्टर है बच्चों, ठीक है। और आज हम लोग फिजिक्स फर्स्ट का जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसका नाम आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग साथ साथ में नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है ना, उसका आप हेडिंग डाल लेंगे भाई। उसका हेडिंग डाल लें बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है बच्चों। इसको हिंदी में बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं यहां, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, ये बच्चों आपका यूनिट फर्स्ट है, ठीक है। और यूनिट फर्स्ट कवर करता है आपके फिजिक्स फर्स्ट के 2 चैप्टर को, ठीक है बच्चों। तो यूनिट फर्स्ट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इसमें जो आपका पहला चैप्टर है जिसको मैं बच्चों आपका लेसन फर्स्ट बोल रहा हूँ, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लेसन फर्स्ट, वो आपका क्या है तो आप लोग लिख लीजिए, वो आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बच्चों आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इलेक्ट्रिक चार्ज वैसे तो आप जानते हो, मैं बता देता हूं आपको, विद्युत आवेश, ओके। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मतलब आपका क्या होता है बच्चों, इसका मतलब आपका होता है विद्युत क्षेत्र। तो आप समझ गए होंगे, इस चैप्टर में हम लोगों को विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, ओके। चलो थोड़ा सा आपको और बताता हूँ बच्चों। देखिए, आपका जो फिजिक्स है इसका एक बहुत बड़ा ब्रांच है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और आपको मैं बता देता हूँ बच्चों, जो आपका ये ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जो 12th क्लास का फिजिक्स फर्स्ट है ना, उस सारे के सारे पेपर को या फिजिक्स फर्स्ट के अंदर जितने भी चैप्टर हैं सबको कवर करता है बच्चों। सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो किस में आ जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ जाते हैं। तो बहुत बड़ा ब्रांच है बच्चों फिजिक्स का ये, ठीक है। अब जो आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपका ये वाला है जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, है ना, इसी को तो पढ़ेंगे आज हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये पहला पार्ट है, ठीक है। और इसका जो दूसरा पार्ट है बच्चों वो आपका है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ओके। पहला आपका क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा आपका क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। चलो अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों जो आपको वर्ड इलेक्ट्रो नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। क्या मतलब होता है इसका, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी बच्चों विद्युत आवेश, जिसको अब हम लोग आवेश बोलेंगे, विद्युत हटा देंगे एक बार, है ना। क्या बोलेंगे इसको बच्चों हम, आवेश, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। और दूसरा जो वर्ड आपका है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, इसका मतलब होता है एट रेस्ट, और रेस्ट का मतलब जो आपका रुका हुआ है, यानी जो आपका स्थिर है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें हम लोगों को ऐसे चार्ज को पढ़ना है जो आपका रेस्ट पर है, यानी रेस्ट वाले चार्ज को पढ़ना,
रेस्ट वाले चार्ज की पढ़ाई करना, बोलो आपका क्या है, स्थिर विद्युत की। क्या है बच्चों, स्थिर विद्युत की। ठीक है, तो ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ ना, आपको समझा रहा हूँ, आपको ये चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ जो मैंने स्थिर विद्युत की लिखा हुआ है ना, इसके आगे लिख लो कि ये क्या चीज़ होती है। ये होती है बच्चों स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, यानी स्थिर आवेश का अध्ययन। स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज यानी स्थिर आवेश का अध्ययन। बोलो ये आपकी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब दूसरा जो इसका ब्रांच है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रो तो वही चीज़ है, ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही है भाई। ये तो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज। और डायनेमिक्स का मतलब जो आपका मोशन में है, जो आपका मोशन में है। यानी बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में उस वाले चार्ज को पढ़ेंगे जो मोशन कर रहा है, जो आपका मोशन कर रहा है या जो आपका गति में है। जैसे मैं बात करूं बच्चों, हम लोग फिजिक्स फर्स्ट में इलेक्ट्रिक करंट एक चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है ना। इलेक्ट्रिक करंट तो आप जानते हो ना, तार में जब इलेक्ट्रॉन दौड़ता है तो क्या फ्लो होता है बच्चों, करंट फ्लो होता है, धारा बहती है ना। इलेक्ट्रॉन जब दौड़ता है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इसका मतलब कौन दौड़ता है, चार्ज। यानी चार्ज किस में होता है, मोशन में। और मोशन वाला चार्ज हमको इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ना है ना। और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, उसमें तो हम उस वाले चार्ज को पढ़ेंगे जो आपका किस में होगा, रेस्ट में। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों यदि हम और आगे बढ़ें तो एक चैप्टर और हम इसमें पढ़ेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब होता है बच्चों चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, चुंबकत्व है ना। तो ये भी आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आता है। इसके बाद एक चैप्टर हम और पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। और एक चैप्टर इसका और है बच्चों ऑल्टरनेटिव करंट या प्रत्यावर्ती धारा, या जिसको क्या बोलते हैं, एसी। ये भी आपका किस में आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो बच्चों जो आपका 12th क्लास का फिजिक्स फर्स्ट है ना, उसका जो लगभग 25% पार्ट है वो कवर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और रिमेनिंग जो आपका 75% पार्ट रह गया उसको कवर करता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो फिजिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है, वो आपका फिजिक्स का जो पहला पेपर है उसको 100% कवर करता है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको बता दिया कि हम लोगों को ऐसे चार्ज को पढ़ना है जो आपका किस पर होगा, रेस्ट पर, यानी रेस्ट वाले चार्ज को पढ़ना है। ठीक है भाई, रेस्ट वाले चार्ज को पढ़ लेंगे। लेकिन बच्चों पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना, ये चार्ज होता क्या है। क्या पता होना चाहिए, ये चार्ज होता क्या है। तो सबसे पहला हेडिंग आप डाल के लिखोगे चार्ज। चार्ज यानी आवेश, है ना। इसको इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोलते हैं, इसको विद्युत आवेश भी बोलते हैं। तो आप हेडिंग डाल लो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं बच्चों विद्युत आवेश। या फिर इसको क्या बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं बच्चों आवेश। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका परिभाषा बता देता हूँ, है ना। उसके बाद समझाऊंगा कि ये डेफिनेशन कैसे बना। तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे, है ना। हेडिंग डाल लिया आपने विद्युत आवेश, ठीक है। और लिखिए बच्चों किसको बोलते हैं विद्युत आवेश। तो लिखिए किसी वस्तु या कण का वो मूलभूत गुण, वो मूलभूत गुण क्या करता है भाई ये इस गुण के कारण। तो लिखिए जिसके कारण वो वस्तु या कण वो वस्तु या कण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या दोनों
उत्पन्न करती है। क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत आवेश कहलाता है। आपको फिर बता देता हूँ, विद्युत क्षेत्र बहुत आगे जाकर पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र और भी आगे जाकर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र तो बहुत आगे आना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताऊँगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना। एक बार इसका डेफिनेशन दोबारा से देखो। क्या लिखा आपने? किसी वस्तु या कण का वो मूलभूत कण जिसके कारण वो वस्तु या कण क्या उत्पन्न करे भैया? विद्युत क्षेत्र। या क्या उत्पन्न करे? चुंबकीय क्षेत्र। या क्या उत्पन्न करे? दोनों। तो बच्चों वो जो गुण है वस्तु का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। चलो, ये जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का परिभाषा है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ध्यान देना, बहुत अच्छे से बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, विद्युत आवेश क्या चीज़ है। एकदम अच्छे से आपको इस बात की फीलिंग आ जानी है, ठीक है। एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि बच्चों ग्राउंड के ऊपर है ना कुछ कागज़ के छोटे टुकड़े पड़े हैं, ओके बच्चों। तो आप लोग एक बात तो जानते ही हो बच्चों, कागज़ के जो ये छोटे टुकड़े हैं इन पर हमारा जो अर्थ है वो गुरुत्वाकर्षण का बल लगा रहा है, ठीक है। और बच्चों ये वाला बल जो है वो आप जानते हो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है ना। ये आपका अर्थ का मास है, ये आपका कागज़ के टुकड़े का मास है, P फॉर पेपर पीस, M फॉर मास, और दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती, है ना। और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसके कारण ही पेपर पीस आपका ग्राउंड पर पड़ा रहता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं बच्चों, या तो प्लास्टिक का कंघा या फिर कोई प्लास्टिक की स्केल, या तो बच्चों क्या काम करो आप प्लास्टिक का कंघा ले लो, या फिर क्या काम करो आप प्लास्टिक की स्केल ले लो। या तो प्लास्टिक का कंघा या फिर बच्चों प्लास्टिक का बना हुआ आप क्या काम करो स्केल ले लो, और इसको आप ये जो कागज़ के छोटे टुकड़े ना इनके पास लेकर आओ, ठीक है। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कागज़ के टुकड़े ज़मीन पर पड़े रहते हैं, बिल्कुल पड़े रहेंगे। देखो बच्चों हुआ क्या, जब आप पास लेके आए तो कागज़ के टुकड़ों पर ये वाला जो स्केल है ना ये भी बच्चों गुरुत्वाकर्षण का बल लगाएगा। स्केल जो लगा रहा है उसको मैं Fs से लिख देता हूँ, है ना। और ये आपको पता है स्केल का मास Ms, कागज़ के टुकड़े का मास Mp, इनके गुणनफल के क्या होना है? समानुपाती। अरे भाई आप जानते हो ना ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड ब्रह्मांड के अन्य प्रत्येक पिंड पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगाता है। तो बच्चों कागज़ के जो टुकड़े हैं है ना उन पर अर्थ भी गुरुत्वाकर्षण का बल लगा रही है और ये स्केल भी गुरुत्वाकर्षण का बल लगा रही है। तो बच्चों यहाँ इस टुकड़े पर दो बल लगने लग गए, लेकिन आपको पता है अर्थ का मास बहुत बड़ा है, तो ये वाला गुरुत्वाकर्षण जो बल है ना वो बच्चों अर्थ वाले गुरुत्वाकर्षण बल से हार जाएगा, और जो नेट फोर्स कागज़ के टुकड़े पर बचेगा वो अर्थ वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण बचेगा। और कहाँ बचेगा? नीचे की ओर, और ये कागज़ का टुकड़ा यही रहना है। तो बच्चों यहाँ एक बात तो समझ में आती है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कागज़ का टुकड़ा जो है वो अर्थ पर ही रहना है। स्केल जो है वो किसी भी हालत में इसको अपनी ओर नहीं खींच सकती क्योंकि अर्थ का मास बहुत अधिक ज़्यादा है। अब एक नया काम कर रहे हैं और उस नए काम से आपको बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन समझ में आ जाना है, ठीक है। आज फिर बता देता हूँ, आज की क्लास जो है वो हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है ना। इस क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिक बातें ही बताऊंगा, ठीक है। और ये जो बेसिक बातें हैं ये इस पूरे चैप्टर का बच्चों फाउंडेशन है। यदि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लोगे है ना तो मैं समझता हूँ कि पूरे के पूरे चैप्टर में कहीं भी आपको समस्या नहीं आने वाला है भाई, है ना। तो आज केवल और केवल बच्चों बेसिक बातें ही हम करेंगे, ठीक है।
तो देखो बच्चों, आपने क्या देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके कारण स्केल जो है वो कभी भी इन कागज के टुकड़ों को अपनी ओर नहीं खींच सकती, क्योंकि अर्थ वाला गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बड़ा होगा इसकी तुलना में, और ये अर्थ पर ही रहने हैं। ओके, अब एक काम करते हैं बच्चों, ये जो आपका प्लास्टिक का स्केल है इसको हम हमारे जो सूखे बाल हैं, है ना, हमारे जो सूखे बाल हैं, है ना, इनमें से पास कर लेते हैं, गुजार देते हैं। आपने स्केल ले लिया या प्लास्टिक का जो आपका कंगा है वो ले लिया और अपने बालों में से ऐसे ऐसे पास कर लिया, है ना। अब क्या काम करो बच्चों, पास करके आप इस स्केल को, है ना, कागज़ के टुकड़ों के एकदम पास लेके चले जाओ, है ना। क्या होगा बच्चों, एक नया चीज़ होता है ना, जादू सा होता है। बचपन में आप लोगों ने ऐसा किया भी होगा, है ना, खेल खेल में ज़रूर किया होगा बच्चों, है ना। तो जैसे ही पास लेकर जाते हैं, बोलो क्या होगा भाई, आप लोग कमेंट में लिखो क्या होगा बच्चों। जैसे ही आप पास लेके जाओगे ना, ये कागज़ के टुकड़े एकदम तेजी से, है ना, एकदम तेजी से फटाफट ऊपर की ओर उड़कर इस स्केल से चिपक जाते हैं। ये स्केल से क्यों चिपके, तो बच्चों इसका आंसर है कि जब आपने इस स्केल को हमारे सूखे बालों में से पास किया तो स्केल में एक नया गुण आ गया, और उस नए गुण का नाम हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या रख दिया, विद्युत आवेश। क्या रख दिया बच्चों, विद्युत आवेश। और उस नए गुण के कारण, उस विद्युत आवेश के कारण इस स्केल ने इन कागज के टुकड़ों पर गुरुत्वाकर्षण के अलावा एक नए प्रकार का बहुत बड़ा बल लगाया, और उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत बल। क्या बोलते हैं, विद्युत बल। तो बच्चों स्केल जो है वो कागज के टुकड़े पर अपने द्रव्यमान के गुण के कारण गुरुत्वाकर्षण का बल लगा रही थी, और वो बल तो अर्थ वाले गुरुत्वाकर्षण से जीत ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जो नया गुण आया जिसको मैं विद्युत आवेश कह रहा हूं, इसके कारण जो नया बल लगा, विद्युत बल, वो इस अर्थ वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक बड़ा था और वो जीत गया, जिसके कारण ये कागज के टुकड़े उसके प्रभाव में ऊपर उड़कर स्केल से चिपक जाते हैं, है ना। तो ये किसके कारण चिपके, तो इसका आंसर है स्केल में क्या आ गया, नया गुण, और उस नए गुण को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया बच्चों, विद्युत आवेश। तो आपने क्या कहा है, आपने कहा है कि किसी वस्तु या किसी कण में वो गुण जिसके कारण वो वस्तु या कण विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र या फिर दोनों उत्पन्न करती है, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश। अब ये विद्युत क्षेत्र क्या चीज़ है बच्चों, आप ध्यान से सुनो। जैसे किसी वस्तु में द्रव्यमान का गुण है, द्रव्यमान के गुण के कारण वो वस्तु अपने चारों ओर क्या बनाती है, गुरुत्वीय क्षेत्र, चारों ओर गुरुत्वीय क्षेत्र बनाती है, और उस क्षेत्र में यदि कोई पिंड आ जाता है तो वो द्रव्यमान जो है वो उस पर क्या लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस में लगता है, गुरुत्वीय क्षेत्र में। जैसे हमारा अर्थ है, उसके चारों ओर उसका गुरुत्वीय क्षेत्र, उसमें कोई भी पिंड आ जाएगा तो अर्थ उस पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगा देगी। ऐसे ही बच्चों यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान के साथ साथ किसका गुण आ जाए, विद्युत आवेश का गुण आ जाए, ठीक है, तो विद्युत आवेश के कारण वो अपने चारों ओर क्या बना देती है, विद्युत क्षेत्र, चारों ओर क्या बना देती है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत आवेश के गुण के कारण वस्तु क्या बनाती है, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के कारण वो क्या लगाने लगती है, विद्युत बल। तो बच्चों स्केल को जब आपने सूखे बालों में से पास किया तो उसमें नया गुण किसका आ गया, विद्युत आवेश का। तो स्केल ने अपने चारों ओर क्या बना दिया, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में क्या थे, कागज के छोटे टुकड़े, कागज के छोटे टुकड़ों पर इसने क्या किया, विद्युत बल लगाया। विद्युत बल के कारण ये कागज के टुकड़े ऊपर उठकर इससे क्या हुए, चिपक गए। क्या हुए, चिपक गए। किसके कारण चिपके, विद्युत बल के कारण। विद्युत बल क्यों लगाया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत क्षेत्र क्यों उत्पन्न हुआ, स्केल में नया गुण आ गया। इस नए गुण को साइंटिस्ट ने बोलो क्या नाम दिया है बच्चों, विद्युत बल। क्या नाम दिया है, विद्युत बल। तो दोबारा सुनो, किसी वस्तु या किसी कण में
वो गुण जिसके कारण वो वस्तु या वो कण क्या उत्पन्न करे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे। ठीक है, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश। या क्या उत्पन्न करे, चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाता है, विद्युत आवेश। या क्या उत्पन्न करे, दोनों। क्या कहलाता है, विद्युत आवेश। देखो बच्चों, मैंने आपको कहा है ना कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ना, जिसमें हम ऐसे वाले चार्ज को पढ़ेंगे जो आपका मोशन में हो, यानी आपका गति में हो। तो बच्चों एक चैप्टर आपका मैग्नेटिज्म है ना, या उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो बच्चों वहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि कोई आपके पास वायर है, उसमें यदि करंट दौड़ रहा है, करंट दौड़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ने का मतलब चार्ज दौड़ रहा है। तो बच्चों आवेश के दौड़ने के कारण, आवेश की गति के कारण उसके चारों ओर जैसा एक मैग्नेट, जैसा एक चुंबक फील्ड बनाती है, वैसा ही फील्ड बन जाता है। और उसको हम कौन सा फील्ड बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी देखी हुई है बच्चों कि विद्युत आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है और विद्युत आवेश के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। तो बच्चों यदि किसी भी वस्तु में इस प्रकार का गुण है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे, या फिर वो क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड बना दे, या फिर वो क्या करे, दोनों बना दे, तो उस वाले गुण को हम लोग क्या बोल देते हैं, विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जैसे कोई भी फर वाला कपड़ा है, जैसे ऊनी कपड़ा है ना, या आपका बिल्ली का खाल है ना, कोई भी फर वाला कपड़ा है, फर वाले कपड़े को आप क्या काम करो, जैसे ऊनी कपड़ा है, ऊनी कपड़े से आप क्या काम करो, किसी प्लास्टिक की छड़ को रगड़ो ऐसे ऐसे। ठीक है बच्चों, प्लास्टिक की छड़ को यदि आप रगड़ोगे तो प्लास्टिक की छड़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है बच्चों। ठीक है, और उस चार्ज के कारण, उस विद्युत आवेश के कारण बच्चों क्या होगा, वो छड़ जो है वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी। जैसे कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी। जैसे बच्चों छोटे छोटे तिनके हैं है ना, सरकंडे के छोटे छोटे तिनके हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी। इसका मतलब उस प्लास्टिक की छड़ पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। इसी प्रकार यदि ये चीज़ भी देखी गई है कि आपके पास जैसे कोई सिल्की कपड़ा है बच्चों है ना, सिल्क वाला कपड़ा है, रेशमी कपड़ा है। ठीक है, और उससे आप क्या काम करो, कांच की छड़ को रगड़ो, तो बच्चों कांच की छड़ पर आवेश आ जाता है। ठीक है, रेशम के कपड़े पर भी आता है, कांच की छड़ पर भी आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है कांच की छड़ पर है ना। वो भी क्या काम करने लगती है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगती है ना। तो हम लोगों ने ऐसा देखा है कि किसी भी प्लास्टिक की वस्तु को आप सूखे बालों में से पास करो, या किसी फर वाले कपड़े से या ऊनी कपड़े से आप जब उसको रगड़ते हो है ना, तो उन पे एक नया गुण आ जाता है, और नए गुण के कारण वो हल्की वस्तुओं को क्या करने लगता है, अपनी ओर खींचने लगता है, यानी एक नए प्रकार का बल लगाने लगता है। तो वो जो नया गुण पास करने के कारण आया है, उस नए गुण को हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है बच्चों, विद्युत आवेश। क्या नाम दिया हुआ है, विद्युत आवेश। तो मैं समझता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देख लिया बच्चों, किसी वस्तु का या किसी कण का। जैसे यहाँ वस्तु के रूप में मैंने क्या लिया, स्केल। किसी वस्तु का या किसी कण का, यहाँ वस्तु के रूप में मैंने क्या लिया बच्चों, ये स्केल। उसमें एक गुण आ जाता है, उस गुण के कारण वो वस्तु क्या करती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने लगती है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगती है, या फिर दोनों उत्पन्न करने लगती है। तो ये वाला जो गुण है वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत आवेश। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे आपका मास होता है ना, मास को हम लोग m से लिखते हैं। मास का जो SI मात्रक है वो आपका किलोग्राम होता है। इसके यदि डायमेंशन की बात की जाए तो m1 होता है ना। और यदि अदिश और सदिश के बारे में बात की जाए तो आप बोलते हो ये अदिश राशि है। इसी तरह हम लोग इस इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए भी कुछ बातें लिखेंगे। किसके लिए बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कुछ बातें लिखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश के बारे में कुछ बातें लिखेंगे। किसके बारे में बच्चों, विद्युत आवेश के बारे में। सबसे पहली बात, इसका जो बच्चों सिंबल होता है, इसका जो संकेत होता है वो रहता है कैपिटल Q या फिर स्मॉल q, पहली बात। दूसरी बात, हम बात कर लेते हैं इसके SI मात्रक की। किसकी बच्चों, SI मात्रक की। ठीक है, और इसका जो SI मात्रक है वो रहता है बच्चों कूलाम, है ना। वैज्ञानिक कूलाम ने है ना इलेक्ट्रिक चार्ज के जो इंटरेक्शन है ना, उनको समझने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर नियम दिया हुआ है जिसको हम लोग कूलाम का नियम बोलते हैं बच्चों, है ना। बड़ा काम किया है।
तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, कूलाम, है ना। और कूलाम को हम लोग संकेत देते हैं बच्चों बड़ा C, ठीक है। इसके बाद अगली बात करें तो बच्चों ये अदिश राशि है। कौन सी राशि है बच्चों, अदिश राशि, ठीक है। अगली बात कर लें इसके डायमेंशन की, किसकी बात कर लें, डायमेंशन की। सब चीज़ें आपने बच्चों 10th क्लास तक कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। डायमेंशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका, ठीक है, या डायरेक्ट नहीं तो ऐसे लिख लो बच्चों। ये आपका जो आई सिंबल है वो इलेक्ट्रिक करंट का है ना। करंट को हम लोग आई से लिखते हैं, और करंट क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, यानी आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से ये सब चीज़ें आपको नोट करनी है। यहाँ से यदि आप Q का वैल्यू निकालो, किसका वैल्यू निकालो, Q का, तो Q का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, I गुणा T। अब देखो बच्चों, जो आपका करंट है वो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो आपका टाइम है वो भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो चार्ज आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ गया। अब आपको डायमेंशन लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो M क्या आएगा 0, L क्या आएगा 0, टाइम एक बार आया तो T1, और I यानी एम्पियर एक बार आया तो A1। तो इसका जो डायमेंशन है वो ये हो गया, या इसको हम लोग क्या लिख देते हैं जनरली, A1 T1 या T1 A1। जो आपको सूट करता है वो लिख दो, जो आपको सूट करता है वो लिख दो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों। ये विद्युत आवेश क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल Q या फिर स्मॉल q। इसका जो SI मात्रक है वो कूलाम होता है। मैं आपसे पूछूं ना कि चार्ज का SI यूनिट क्या होता है ना, SI मात्रक यदि आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, कूलाम। ये कौन सी राशि है बच्चों, अदिश राशि, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होता है, तो आपको याद रखना है, इसका डायमेंशन क्या होता है, A1 T1। इसका डायमेंशन क्या होता है बच्चों, A1 T1, ठीक है। तो ये चार्ज के बारे में थी बेसिक बात, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, अगली चीज़ हम देखते हैं, नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं बच्चों। आपके पास कोई वस्तु है जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है ना, आवेश है ही नहीं। जैसे आपका स्केल था, आपने बच्चों उसको सूखे बालों में से पास नहीं किया था, ठीक है। तो आप जब कागज़ के टुकड़ों के नज़दीक उसको लेके गए तो उसने कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर नहीं खींचा, है ना। तो उस पर आवेश नहीं है, आवेश नहीं है तो उसको बोलेंगे उदासीन वस्तु। क्या बोलेंगे बच्चों, उदासीन वस्तु, ओके। अब देखो, यदि आप क्या काम करो कि उस स्केल को अपने सूखे बालों में से गुजार लेते हो, है ना, तो वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगती है। क्यों भाई, तो आप बोलोगे भाई उसमें तो क्या आ गया, चार्ज आ गया, उसमें आवेश आ गया। तो वो वाली वस्तु जिस पर आवेश आ जाता है उसको हम बोलते हैं आवेशित वस्तु, है ना। किसी वस्तु पर यदि आवेश आ जाता है, आवेश नहीं है तब तो बोलते हैं उदासीन वस्तु, और यदि आवेश आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं बच्चों, आवेशित वस्तु। और किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं आवेशन। बच्चों, आपके पास एक उदासीन वस्तु है, ओके। जैसे आपके पास स्केल था, सूखे बालों में से पास किया तो उस पर आवेश आ गया, तो हम बोलेंगे वो क्या होगी, आवेशित वस्तु। और उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु में बदलना क्या कहलाता है, आवेशन। क्या कहलाता है, आवेशन। अब यहाँ एक सवाल बनता है, भाई आप कह रहे हो कि उदासीन वस्तु को सूखे बालों में से पास किया तो वो आवेशित वस्तु हो गई, है ना, यानी उसका क्या हो गया, आवेशन। तो ये आवेशन क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना, फैक्ट क्या है, कारण क्या है। तो बच्चों इसी पर हमारा अगला हेडिंग है। हमारा अगला हेडिंग है, या तो आप लिख सकते हो कि वस्तु को आवेशित करने का मूल कारण या आवेशन का मूल कारण, ठीक है। तो आप एक काम करोगे, नए लाइन के बिल्कुल मिड में ये हेडिंग लगा लोगे, आवेशन का मूल कारण, है ना। लॉजिक बता रहा हूँ आपको, है ना, किसी भी वस्तु पर चार्ज कैसे आता है, आवेशन का मूल कारण, ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। और ये मूल कारण क्या है, इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, समझा आपको बाद में दूंगा, लिख देता हूँ एक बार, है ना। वैसे आप लोग जानते भी हो बच्चों, है ना, कि आवेशन का जो मूल कारण है वो क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो, फिर भी मैं आपको बताता हूँ आवेशन का मूल कारण क्या है। बच्चों आवेशन का मूल कारण होता है, देखो ये सारा खेल कौन खेलते हैं, इलेक्ट्रॉन।
ये सारा खेल कौन खेलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। कौन खेलते हैं? इलेक्ट्रॉन। सारा खेल बच्चों इलेक्ट्रॉन खेलते हैं, ठीक है। मैं आपको आवेशन का मूल कारण बताने जा रहा हूँ और ये सारा का सारा खेल कौन खेलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, आप लोग ध्यान से सुनना बच्चों। आवेशन का मूल कारण क्या है? यदि बच्चों किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाए? स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाए? स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाए? स्थानांतरण। तो उस वस्तु पर क्या आ जाता है? आवेश। यानी वो वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित। अब स्थानांतरण का मतलब क्या है बच्चों? स्थानांतरण का मतलब देखो, आप दो प्रकार से ले सकते हैं। पहला प्रकार तो आपका ये हो सकता है कि यदि आपके पास कोई वस्तु है, और यदि वो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, है ना, तो वस्तु से बच्चों इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल गया, है ना, यानी वस्तु से किसी दूसरे स्थान में चला गया, इसको भी हम क्या बोलेंगे? स्थानांतरण। या फिर क्या हो सकता है, या ये हो सकता है कि उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं किया, वस्तु ने बच्चों बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लिया, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। ये भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। बाहर वाले स्थान से इलेक्ट्रॉन आया और वस्तु ने उसको क्या किया? ग्रहण कर लिया। तो हम लोग ये देखेंगे, आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है कि कोई वस्तु या तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर देती है? त्याग, या इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती है? ग्रहण। तो उस वस्तु पर क्या आ जाता है? आवेश। तो बच्चों वस्तु पर आवेश जो आता है उसका जो फैक्ट है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। और ये स्थानांतरण कितने प्रकार से हो सकता है बच्चों? दो प्रकार से। पहला प्रकार तो क्या है? यदि वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे, और दूसरा प्रकार आपका क्या है? कि वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, है ना। ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि स्थानांतरण के कारण किस प्रकार से आवेश आता है। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूँ। लिखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले आप लिख लीजिए सीरियल नंबर, क्रम संख्या। उसके बाद लिख दीजिए फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल को बोलते हैं मूलभूत कण या मूल कण, है ना। मूलभूत कण वो कण होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते या और आगे नहीं तोड़ सकते, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए बच्चों, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है इनका चार्ज। और उसके बाद बच्चों आप लिख लीजिए ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है इनका द्रव्यमान, ठीक है। बच्चों फंडामेंटल पार्टिकल जनरली 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3, है ना। देखो बच्चों, आप लोग जब केमिस्ट्री में एटम वाला चैप्टर पढ़ते थे, है ना, और एटम वाले चैप्टर में सबसे पहले आप पढ़ते थे परमाणु का थॉमसन मॉडल, और उसमें आप परमाणु को क्या मानते थे? परमाणु को आप फंडामेंटल पार्टिकल मानते थे, है ना। थॉमसन ने ये माना था कि परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु को और आगे यानी फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता, है ना। लेकिन बाद में रदरफोर्ड और उसके सहयोगियों ने हमें बताया, जो आपका रदरफोर्ड का अल्फा परकिंडन प्रयोग था, सोने की पन्नी वाला, उसमें पता लगा कि नहीं भाई, एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। एटम के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा भाग होता है, उसमें एक आपका प्रोटॉन होता है और एक आपका न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और उस भाग को उसने क्या नाम दिया था? नाभिक। फिर हमें थॉमसन ने बताया EYM बाई थॉमसन मेथड होता है एक, कि वो जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर एक और पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, है ना। वो उसके चारों ओर चक्कर काटता है। इसका मतलब वहाँ हमें पता लग गया कि एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। एटम भी 3 तरह के कणों से मिलकर बना हुआ है। पहला कण आपका था इलेक्ट्रॉन, दूसरा कण आपका था प्रोटॉन, और तीसरा कण था न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये वाले कण है, इलेक्ट्रॉन का खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे एटम का तो स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो तो खुद है बच्चों, उसको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे ही प्रोटॉन को भी डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे न्यूट्रॉन को भी डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। वैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। एक अप क्वार्क होता है, एक डाउन क्वार्क होता है। लेकिन बच्चों इनका फ्रीली किसी प्रकार का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता। इसलिए आज तक हम इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटॉन को भी फंडामेंटल पार्टिकल और न्यूट्रॉन को भी फंडामेंटल पार्टिकल। हम इलेक्ट्रॉन का कोई संरचना नहीं पढ़ते कि इलेक्ट्रॉन इन वाले कणों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन इनसे मिलकर बना हुआ है ना। इनको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बोलते हैं बच्चों? फंडामेंटल पार्टिकल। तो जनरली फंडामेंटल पार्टिकल कितने हैं आपके? 3। कितने हैं? 3। मैं इन तीनों पार्टिकल के बारे में लिख देता हूँ, है ना।
पहला पार्टिकल मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉन। ये लो जी, ये पहला फंडामेंटल पार्टिकल। बच्चों इलेक्ट्रॉन की यदि बात की जाए तो इस पर चार्ज होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, है ना, ये याद रखना आपको। और इसको लिखा जाता है -e से। और इसके चार्ज की द्रव्यमान की यदि बात की जाए तो ये होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, ये इसका द्रव्यमान होता है। दूसरा जो फंडामेंटल पार्टिकल आपका है उसको मैं बोल रहा हूँ बच्चों प्रोटॉन। क्या बोल रहा हूँ? प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो रहता है +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, और इसको मैं लिख रहा हूँ +e से। इसके मास की बात की जाए तो ये होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके। और तीसरे फंडामेंटल पार्टिकल की यदि बात की जाए तो ये आपका है न्यूट्रॉन, और इसका चार्ज 0 होता है। जिसका चार्ज 0 होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पार्टिकल, यानी ये कौन सा कण होता है? उदासीन। और इसका जो मास है वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, यानी 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ओके। अब यहाँ एक चीज़ देखो बच्चों, जैसे एक मैं ये बच्चों एक सिंबल लिख रहा हूँ पाई, है ना। ये एक डेली यूज कांस्टेंट है। पाई का मतलब आप जानते हो, बोलो क्या होता है? 3.14, या इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 22, और बट्टे में क्या होता है? 7। ऐसे बच्चों भौतिकी में हम लोग ये वाला जो नंबर है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये जो नंबर है इसको हम लोग किससे लिख देते हैं? छोटे ई से। तो छोटे ई का मतलब क्या है? शॉर्ट में इसको लिखा गया है, किसको? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये वाला जो चार्ज है उसका नेगेटिव, तो इसको हम लिख देते हैं -e। और प्रोटॉन का जो चार्ज है, ये वाला चार्ज इसका होता है पॉजिटिव, तो बोलो हम लोग क्या लिख देते हैं? +e। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बच्चों? -e। प्रोटॉन का चार्ज कितना? +e। और e का मतलब क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये इनके क्या है बच्चों? चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? -e। प्रोटॉन का चार्ज कितना? +e। और आपका जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है बच्चों? उदासीन होता है। द्रव्यमान की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, और ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या है? बराबर। एक चीज़ आपको यहाँ और बताऊंगा बच्चों, यदि आप बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमानों की तुलना करें तो आप क्या पाओगे? एक मोटा यदि मैं आइडिया लूँ तो यहाँ तो है 10 की घात -31 किलोग्राम, और यहाँ है 10 की घात -27 किलोग्राम, है ना। तो 10 की घात 4 का अंतर है। तो बच्चों आप लोग देख रहे हो कि प्रोटॉन का जो मास है, देखो इसमें 10 की घात -27 किलोग्राम है, या 10 की घात -31 किलोग्राम है। तो प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1000 गुना ज़्यादा है। 1000 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन की तुलना में बहुत हल्का कण है, बहुत ही ज़्यादा हल्का कण, है ना। जैसे यदि मैं एग्जांपल दूं, जैसे एक और तो आपका कोई चूहा है, दूसरी ओर आपका हाथी है, तो प्रोटॉन आपका हाथी जैसा है, इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो चूहे जैसा है। इतना डिफरेंस है, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। बच्चों देखो 1000 गुना ज़्यादा भारी है प्रोटॉन, 1000 गुना, और 1000 गुना ज़्यादा भारी होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है बच्चों। जैसे आप कल्पना करो कि आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसका मास आपसे डबल है, तब भी आप कल्पना कर सकते हो कि वो आपके कंपैरिजन में कैसा होगा। यदि उसका मास 3 गुना हो तब, और यदि उसका मास आपसे 1000 गुना ज़्यादा है, आपसे वो 1000 गुना भारी है, तब वो कैसा होगा? आप कल्पना करके देखो, है ना। तो ठीक ऐसे ही यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का यदि मैं बच्चों तुलना करूं तो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत अधिक भारी है। तो ये जो टेबल मैंने बनाई है बच्चों, आप लोगों को ये 3 के 3 जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, ये फिजिक्स में बार बार यूज आएंगे। इनके आपको चार्ज जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए, और इनके जो बच्चों मास है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है। अब हम लोग हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बात करेंगे कि आवेशन का मूल कारण ये क्यों है, क्यों इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, है ना, वस्तु पर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे बच्चों कल की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास जो है वो एक प्रकार से इंट्रोडक्शन क्लास है ना। आज की क्लास को हम लोग यहीं पूरा करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।